सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पहले एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और रीट की आपकी एग्ज़ाम की मुश्किल से अब 10 दिन बचे हैं, तो हम लेके आए हैं आपके लिए अब भूगोल की एक मैराथन क्लास। तो उसमें हम जो सिलेबस के हिसाब से जो मेन पॉइंट है, कुछ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ आपको बस याद करने हैं, क्योंकि अगर हम हर एक चीज़ समझाने लगे तो शायद वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम आपके लिए कर लेगा बेसिकली। लेकिन जो मैं यहाँ बताऊँगा उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ये मैं बताता हूँ आपको। दूसरी चीज़ ये कि इसको शेयर करना, क्योंकि जैसे आपकी ये पात्रता परीक्षा है तो इससे आपको नुकसान तो होगा नहीं, बस आपके आसपास वालों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हमारे सौर मंडल से, जो आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है। तो सौर मंडल की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो सौर मंडल में उसमें एक सूर्य है और 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ठीक है, 8 ग्रह में जो सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है वो है बुध। ठीक है, ये हर एक बात आप ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक इनमें से रीट में किसी भी लाइन से क्वेश्चन उठ के आ जाएगा। वो बहुत बेसिक क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के देंगे नहीं आपको। तो सबसे पास वाला ग्रह हो गया बुध, उसके बाद आ जाता है शुक्र। ठीक है, फिर आती है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है बुध। अब जो ये मंगल ग्रह है और इसके बाद आता है बृहस्पति, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में जो आप ये रेड रेड डॉट डॉट देख रहे हो, ये क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये ना प्लेनेट होते हैं, ये बड़ी बड़ी रॉक्स होती है जो स्पेस में ऐसे ही फ्रीली इनके ग्रेविटेशन के कारण यहाँ पे घूमती रहती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि जो ये एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको, जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन कौन से ग्रह के बीच में है, तो वो है बृहस्पति और मंगल के बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे जो दूरस्थ सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है वो है नेपच्यून, वरुण, और इसके बाद आ जाती है आपकी एक कूपर बेल्ट। ठीक है, अब आपको जैसे अगर आपने बचपन में किताबों में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो आपको पता होगा कि आपने सोचा होगा सर ग्रह तो 9 थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को, जिसको बोना ग्रह भी बोलते हैं, उसको इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, प्लूटो को क्या कर दिया गया? ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा था एक ग्रह की जो परिभाषा होती है उसके हिसाब से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सौरमंडल। अब आगे हम देखें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपके सिलेबस का वो है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अब अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है कि मान लो जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का शेप ओवल शेप है, आपको पता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, और ये पोल्स है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो आती है पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अगर बात करें ध्रुवों से, अक्ष से अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये 66.5 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये जो आप देख रहे हो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, वो क्या होता है? किसी भी जो वस्तु होती है उसकी सटीक लोकेशन, आप देखते हो ना, आप जीपीएस यूज़ करते हो फ़ोन में, तो उसके लिए ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं बहुत ज़रूरी है पता होना। इससे क्या होता है, धरती की सतह पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एग्जैक्ट लोकेशन आप पता कर सकते हो अगर आपको उसका अक्षांश और देशांतर पता है तो। ठीक है, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है, और ये ध्रुव हो गया हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है। अब जो ये इस पे जो मैंने बताया आपको लोकेशन के लिए काल्पनिक रेखाएं वैज्ञानिकों ने डिसाइड करी, तो जो ये खड़ी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, एक तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली हो जाएगी, बाकी आप कुछ इस प्रकार देखोगे अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो। ठीक है, इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं कहते हैं इनको। इसमें अगर आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाओगे तो इनके मध्य की दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, तो इनके मध्य की सबसे अधिक दूरी कहाँ पे होती है? भूमध्य रेखा पे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर आप जो ग्लोब देखोगे कभी ध्यान से तो ऐसे सर्कल होंगे उस पर। ठीक है, तो जो ये वृत्त होते हैं इनको हम कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? ठीक है,
अब ये जो व्रत होते हैं ये उत्तरी ध्रुवों पे केवल एक पॉइंट होता है, दक्षिणी ध्रुव पे केवल एक पॉइंट होता है। सबसे बड़ा जो व्रत होता है वो होता है भूमध्य रेखा पे, सबसे छोटा आपको ध्रुवों की ओर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। बाकी इसको समझ लेते हैं कि पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण स्पष्ट करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यह पृथ्वी की स्थिति को व्यक्त करने का सबसे सटीक माध्यम है। अक्षांश धरातल पे उत्तर से दक्षिण की स्थिति को तथा देशांतर पूर्व से पश्चिम की स्थिति को प्रदर्शित करता है। कंफ्यूज मत होना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, ये रेखाएं वास्तविक नहीं होती, काल्पनिक होती हैं, क्योंकि ये रेखाएं ग्लोब को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर समानांतर वर्ताकार रूप में खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अध्ययन के अनुसार सभी अक्षांश रेखाएं अर्थात 181 इनकी संख्या है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो आपको 181 याद रखना है। ठीक है, दूसरी चीज, पृथ्वी पर वृहद व्रत बनाती है जिसमें 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत बनता है। ये भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा अक्षांशीय व्रत है वो कहाँ बनता है, तो वो भूमध्य रेखा पे या 0 डिग्री पे बनता है। पृथ्वी पर खींची गई सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर समानांतर होती है और पूर्ण वर्त होती है। ठीक है, तथा ध्रुवों की ओर बढ़ने पर वर्त छोटे होने लगते हैं। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होती है, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी शामिल होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 181। फिर इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। क्या होती है कि लगभग सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और पूर्णवर्त होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी, भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय व्रत छोटे होते जाते हैं। मैंने बताया ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इनका आकार छोटा होता जाएगा। सभी अक्षांश रेखाओं में केवल भूमध्य रेखा ही वृहद व्रत होती है, बड़ा। ठीक है, दूसरा, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र होते हैं। मैंने बताया ना, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो ये केवल पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो आपको व्रत मिलेंगे देखने को, लेकिन ये केवल पॉइंट्स होते हैं, ये व्रत नहीं होते। ठीक है, अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर होता है या फिर 90 डिग्री दक्षिण होता है। सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची हुई होती है। ठीक है, अगर आपको दिशा पूछ ले तो पूर्व से पश्चिम। भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर शेष सभी अक्षांश रेखाएं लघु व्रत होती है। अगर आपको लघु व्रतों की संख्या पूछ ले तो ध्यान रखना, आपको 181 में से कितना माइनस करना है, 3 कौन कौन से, एक तो जो 0 डिग्री वाला है और दोनों 90 डिग्री वाले, तो कितना हो जाएगा, 178 लघु व्रत होते हैं। ठीक है, पूछ सकता है ये आपको। और व्रतों की संख्या पूछ ले, ठीक है, तो मैंने बताया ना आपको कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो केवल पॉइंट मात्र होते हैं, तो व्रत होते हैं 179। ठीक है, हर एक लाइन में क्वेश्चन है, ध्यान देना और समझ लेना। ठीक है, याद करते जाना। दूसरी चीज अगर हम देखें, देशांतर रेखाएं जिनको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। एक बार फिर बना देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये हो गया देशांतर। ठीक है, ये रेखाएं सामान्यतः समानांतर और वृहद व्रत नहीं बनाती है। ठीक है, यह मुख्यतः पृथ्वी की सतह पर अर्धवृत्ताकार रूप से स्थिर होता है। अगर आप ग्लोब से ध्यान से देखोगे तो ये अर्धवृत्त ही होगा ना, ये जैसे इस लाइन यहाँ से यहाँ तक आएगी तो, ठीक है, कंप्लीट सर्कल नहीं होगा। दूसरा, ग्लोब के बीचों बीच 0 डिग्री पर खींची गई देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा कहलाती है। इसको ग्रीनविच रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच एक जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ से होके गुजरती है। तो जब इसको डिसाइड किया गया था तो उन्होंने फिर यहीं से इसको 0 डिग्री रेखा मान लिया था। ठीक है, इसके अगर फिर आप इधर आओगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, इधर आओगे तो आपको वेस्ट मिलेगा। ठीक है, यह रेखा दुनिया की मानक समय निर्धारित करती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय जो समय रेखा है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री उस पे है, लॉन्गिट्यूड पे, 0 डिग्री पे। भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की, तो वो है 82.5 डिग्री।
ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। ठीक है, फिर हम देखें देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। तो देशांतर रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिलती है। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो अक्षांश में ऐसा नहीं था, जबकि इनमें जो सारी रेखाएं वो जाके जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, इन्हीं बिंदुओं पे जाके ये सारी मिलती हुई आपको प्रतीत होगी और होती भी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। दूसरी, एक देशांतर रेखा का अंतर जो होता है वो समय में 4 मिनट का अंतर करता है। अब ये कैसे होता है मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया ना 0 डिग्री क्या होती है? मानक समय रेखा। तो इस तरफ जब आप 1 डिग्री जाओगे तो 4 मिनट ऐड हो जाएगा टाइम में। ठीक है, वो ऐसा इसलिए होता है कि सूर्योदय पहले इस तरफ होता है। ठीक है, इस तरफ होता है तो सूर्य फिर क्या करता है? इधर से इधर मूव करता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, आपको सूर्योदय पूर्व में होता है, पश्चिम में अस्त होता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, जो पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरफ 1 डिग्री जाओगे तो 4 मिनट ऐड हो जाएंगे, इस तरफ जाओगे तो 4 मिनट घट जाएंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको पूछ भी ले घुमा फिरा के तो याद रखना। ठीक है, पूर्व की ओर जाने पे 4 मिनट ऐड होता है, पश्चिम की ओर जाने पे 4 मिनट कम होता है। तो उसी प्रकार जो भारत का है वो है GMT प्लस 5.30। ठीक है, 5.5। GMT प्लस 5.5 क्या है? भारत का मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं इसको। ठीक है, GMT मानक समय किसका है? ये भारत का। यही कारण है, अगर आप भारत का मैप देखोगे ना, मैं रफ मैप बना रहा हूँ एक, जैसे इस तरफ अगर आप पूर्वोत्तर की बात करो तो यहाँ पे सूर्योदय लगभग 4-5 बजे ही हो जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कुल 360। वहाँ पे हमने देखी थी जो अक्षांशीय रेखाएं थी उनकी संख्या कितनी थी? 181। ठीक है, दुनिया का मानक समय देशांतर रेखा से निर्धारित होता है। बहुत सारे देश ऐसे भी होते हैं जहाँ एक से ज़्यादा मानक समय होते हैं। जैसे फ्रांस और रशिया की बात करो ना तो वहाँ लगभग 12 मानक समय है। वहाँ अलग अलग जगह अलग अलग टाइम उन्होंने डिसाइड कर रखा है, क्योंकि उनका जो ये वाला विस्तार है, ठीक है, अक्षांशीय विस्तार, वो बहुत ज़्यादा है। फिर देखोगे ग्रीनविच टावर देशांतर रेखा पर स्थित है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फिर आ गया महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के नाम। आपने सुना होगा करक रेखा, मकर रेखा, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये आ गई 0 डिग्री। इसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश में जो शामिल होती है इसको कहते हैं विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। क्वेश्चन पूछ ले भूमध्य रेखा पे कितना, अगर आप अक्षांश की बात करो तो कितना होता है? 0 डिग्री। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, जो पास में होता है सबसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो उत्तर में अगर आप 23.5 जाओगे ठीक है, 23.5 अगर आप उत्तर में जाओगे, नॉर्थ है ये साउथ है, तो इसको हम कहते हैं करक रेखा। क्या कहते हैं इसको हम? करक रेखा। ठीक है, नीचे आ जाओ 23.5 डिग्री, तो इसको हम कह देंगे मकर रेखा। ठीक है, क्या कह देंगे? मकर रेखा। अगर आपसे पूछ ले कि मकर रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। करक रेखा कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर करक रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। फिर हम आते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, और 66.5 डिग्री ही आ जाओ आप दक्षिणी अक्षांश में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अगर उत्तरी अक्षांश की बात करोगे तो आर्कटिक वृत्त, क्योंकि उधर आर्कटिक महाद्वीप है, आपको पता है, तो इसको क्या कह देंगे? आर्कटिक वृत्त। ठीक है, याद रखना ये कि आर्कटिक वृत्त कौन से कितने अक्षांश पे है? 66.5 डिग्री दक्षिण पे। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त कौन सा हो जाएगा? 66.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, फिर आपको पता है कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, और 90 डिग्री दक्षिणी जो ये अक्षांश यहाँ पे होगा वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्लियर है? याद कर लेना।
फिर हम आते हैं, ये 2 क्वेश्चन है नॉर्मली, वैसे तो एक फैक्ट है एक क्वेश्चन है कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी जो होती है, ठीक है, अब ये फिर से ध्यान रखना, बेसिक सा एक बहुत ही, ठीक है, ये भूमध्य रेखा हो गई। फिर अगर आप 1 डिग्री ऊपर या 1 डिग्री नीचे जाओगे ना, तो इसके मध्य की जो दूरी है वो क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम से पूछा हुआ है, 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर, ठीक है। और जो 2 देशांतर होती है, ठीक है, देशांतर मैंने बताया आपको कौन सी वाली होती है, ये वाली, ये हो गया। तो इनके बीच की ये जो दूरी होती है ना, इसको क्या कहते हैं? गोरे, ठीक है। पिछली बार रीट में भी पूछा हुआ है और काफ़ी एग्जाम्स में और में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं इसको? गोरे। लेकिन ध्यान रखना, देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है उसको गोरे कहते हैं, और 1 डिग्री अक्षांश के बीच की अगर दूरी की बात करें तो वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। फिर पृथ्वी जो है हमारा सौरमंडल का एक ग्रह है। फिर आ जाती है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है, आपके सिलेबस का अगला टॉपिक। तो उसकी गतियों के बारे में कुछ तथ्य आपको बता देता हूँ मैं। 2 गतियाँ होती है, पहली होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, सूरज है, ये क्या है? ये सूरज है। सूरज के चारों ओर क्या लगाती है पृथ्वी? चक्कर, ठीक है, क्या लगाती है? चक्कर। तो एक तो पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पे घूमती है, ठीक है, वो तो हो गया घूर्णन। और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको कह देते हैं हम परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। 2 तरह की गतियां हो गई। घूर्णन को दैनिक गति भी कहते हैं क्योंकि इसी से दिन और रात होते हैं। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है उससे दिन और रात होते हैं, ठीक है। और जो परिक्रमण होता है उसको वार्षिक गति कहते हैं क्योंकि इसमें लगभग जो टाइम लगता है वो 1 वर्ष के आसपास लगता है, ठीक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको। और पृथ्वी को इसके दैनिक गति भी कहते हैं, ये वाली जो गति होती है। एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का टाइम लगता है। क्वेश्चन पूछ लेंगे, सीधा पूछ लेंगे, याद कर लेना। 24 घंटे नहीं लगते हैं, ठीक है। आप देखते हो ना दिन में टाइम कितना होता है? 24 घंटे। लेकिन जो ओवरऑल एग्जैक्ट टाइम जो धरती को अपने घूर्णन पूरे करने में लगता है वो लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से ही दिन और रात होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। परिक्रमण की वजह से दिन और रात नहीं होते हैं, घूर्णन की वजह से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जिसे वार्षिक गति कहते हैं। क्लियर है आपको ये चीज़? पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। भले ही सेकंड रहने देना, लेकिन ये चीज़ आप याद कर लेना, ठीक है। 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट। इसीलिए आप देखते होंगे कि हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी माह में एक दिन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। 29 दिन का कर देते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्यों करते हैं? ये जो 6 घंटे बच जाते हैं, इन 6 घंटों को 4 साल में मिला के कितने हो जाएंगे? लगभग 24 घंटे। ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, 24 घंटे हो जाते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए फरवरी में एक दिन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, आपको अगर लीप वर्ष का पता करना हो तो कोई भी जो वर्ष है ना, मान लो ये 4 अंकों का एक वर्ष है, लीप वर्ष का पता करना हो तो इसमें हम 4 का भाग दे देते हैं। अगर पूरा भाग जा रहा है तो वो वर्ष लीप वर्ष होगा। लेकिन ये बात है एक नॉर्मल वर्ष की। अगर वो वर्ष शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? जिसके लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। 100 से गुणा होता है ना पूरा पूरा, जैसे 1900 हो गया, सन 2000 हो गया, सन 2100 हो गया, उसमें 400 का अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो वो लीप वर्ष होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। एग्जाम में मान लो आपको वो कह दे कि बताओ क्या सन 2100 एक लीप वर्ष है, तो आप सोचोगे इसमें तो 4 का भाग जा रहा है। नहीं, इसमें 400 का भाग नहीं जाता है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। पृथ्वी की वार्षिक गति जो रिवोल्यूशन करती है, परिक्रमण करती है, उसकी वजह से मौसम बदलते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, वसंत, ये किसकी वजह से होता है? वार्षिक गति और परिक्रमण की वजह से। पृथ्वी की धुरी उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी हुई होती है। ये 66.5 डिग्री है इसकी कक्षा से। अगर बात कर ले वो ध्रुवों की तरफ से, मैंने अभी अभी आपको बताई है, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो ये 66.5 डिग्री ये वाला है, ठीक है, धुरी से। ये वाला अगर बात करें तो ये कितना है? 23.5 डिग्री, ठीक है। फिर
पृथ्वी की झुकी हुई दूरी और परिक्रमा की गति की वजह से बरसात, गर्मी, ठंड और बरसात की ऋतुएं आती है। ठीक है, बसंत सॉरी। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल पास होती है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर। इंग्लिश में आप देखो तो इसको पेरिहीलियन। याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। पी से क्या होता है? पास। ठीक है, पास होता है ना पी से, तो पेरिहीलियन इंग्लिश की तरफ देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो। अभी 2 दिन पहले ये वीडियो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन आया है कि उपसौर की जो लोकेशन होती है पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास कब होती है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? जनवरी माह में। हालांकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि देखो भाई जनवरी, जब अगर पृथ्वी उसके सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है तब तो गर्मी ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं, सर्दियों का जब मौसम होता है तो पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नज़दीक होती है, क्योंकि मान लो ये सन है, सूरज है। फिर से मैं एक बार आपको एक चीज़ बता दूँ, तो पृथ्वी इसके चारों तरफ जो परिक्रमण लगाती है ना, ये बिल्कुल वर्त नहीं है। ठीक है, ये एक ओवल शेप में है। तो ये वाली जो दूरी है ना, ये देखो कम है, ये दूरी कम है ना, और ये दूरी ज़्यादा है। ये सूरज है तो ये दूरी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन होगी ना पास वाली, ये कब होती है? सबसे पास 3 जनवरी को। ठीक है, और फिर हम देखें कि सूर्य के बीच की दूरी, ये तो छोड़ दो, याद मत करना, वैसे नहीं पूछेंगे, 14 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो वह अपसौर कहलाता है। इसको कहते हैं एफहीलियन। पास वाली को क्या कहते हैं? उपसौर। पेरिहीलियन। दूर को क्या कहते हैं? अपसौर। और ये जो स्थिति बनती है वो आपके बनती है 4 जुलाई को, और इस दिन दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ किलोमीटर का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। तो अपसर की आपकी अगर बात कर ले तो अपसौर तो कब था? 3 जुलाई। ठीक है, सॉरी उपसौर। ठीक है, और अपसौर की बात कर ले तो 4 जुलाई। ठीक है, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा, देखो ये एक रेखा खींच दो मान लो। ठीक है, और ये एक रेखा खींच दो। ये कहाँ से होके गुजरेगी? सूरज के केंद्र से होके गुजरेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये उपसौर हो गई, ये अपसौर वाली रेखा हो गई। तो ये सूरज के जो मध्य से ये जो रेखा गुजरती है इसको एपसाइड रेखा कहते हैं। ध्यान रखना ये बात, ये एक फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आराम से आपके एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा, वायुदाब। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब कहलाता है। जैसे मान लो आप इस जगह सरफेस पे खड़े हो। ठीक है, तो आपको पता है हमारे वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, तो इनके द्वारा जो एक प्रेशर क्रिएट होता है, एक जो दबाव बनता है पृथ्वी की सतह पर किसी भी वस्तु पे, या ये मान लो आप यहाँ पे किसी पॉइंट पे, आप पहाड़ पे खड़े हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वायुदाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के स्तंभ के भार को ही वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब मापने के लिए वायुदाब मापी यंत्र या बैरोमीटर इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि वो आपसे पूछ ले कि वायुदाब का मापन कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं बैरोमीटर। 1 मिलीबार 1 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, क्षेत्रफल के 1 ग्राम भार के बल के बराबर होता है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अगर बात करें वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होता है, तो वो होता है समुद्र तल पर। ठीक है, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब लगभग 76 सेंटीमीटर या 1013 मिलीबार होता है। इकाई क्या होती है इसकी? मिलीबार, ध्यान रखना, के बराबर होता है। ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 200 मीटर 600 फीट पर, मतलब ठीक है, लगभग 1 मीटर में कितनी फीट होती है? 3 फीट होती है। ठीक है, तो 3.4 मिलीबार या 1 फीट की दर से घटता है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना वायुदाब घटता जाएगा। सामान्य रूप से 1800 फीट की ऊंचाई पर वायुदाब का लगभग 50% भाग ही होता है। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब ताप अधिक हो तो वायुदाब कम होता है और ताप कम हो तो वायुदाब अधिक होता है। ये आप ध्यान रखना, इनके बीच में जो संबंध है वो क्या है? विपरीत संबंध है। किसके बीच में? ताप और वायुदाब। ठीक है, इसका मतलब है कि विपरीत संबंध है। फिर आपको मान लो एक क्वेश्चन, एक टर्म आपने सुनी होगी, समदाब रेखा, जिसको आइसोबार कहते हैं। आइसो जब भी कहीं पे आए तो वो समान रूप से अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, आइसोबार।
बाहर हमने ये देखा वायुदाब के लिए यूज होता है। तो किसी मानचित्र पर समुद्र तल के बराबर घटाए हुए वायुदाब से तुलनात्मक रूप में समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा समदाब रेखा या आइसोबार कहला देती है। कि जैसे मान लो ये कोई एक मानचित्र है, इस पे जो ये रेखा है, अगर ये समान दाब वायुदाब वाले क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए खींची गई है तो इसको आइसोबार कहेंगे। ठीक है, फिर देखें दाब प्रवणता क्या होती है। तो किन्हीं भी दो समदाब रेखा होगी, ठीक है, एक समदाब रेखा मान लो ये हो गई आइसोबार। ठीक है, एक सेकेंड, एक आइसोबार ये है, आइसोबार ए मान लेते हैं इसको। एक आइसोबार ये है, इसको आइसोबार बी मान लेते हैं, समदाब रेखा बी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, दाब प्रवणता क्या होती है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, अंतर होगा, वायुदाब में अंतर, जिनकी इतनी दूरी होगी और वायुदाब में अंतर होगा, तो हम पता करेंगे ना कि प्रति किलोमीटर वायुदाब में कितना अंतर आ रहा है, उसी को हम दाब प्रवणता कहते हैं। मतलब वायुदाब में जो चेंज हो रहा है उसकी दर को कौन दिखाता है, दाब प्रवणता। क्लियर है। पास पास स्थित समदाब रेखाएं तीव्र दाब प्रवणता की सूचक होती है। अगर इनके ये पास पास है ना, बिल्कुल दूरी कम है, तो इसको क्या कहते हैं, मतलब वो क्या दिखाएगा कि वहाँ पे तीव्र दाब प्रवणता उपस्थित है। जबकि दूर दूर अगर समदाब रेखाएं स्थित है तो वहाँ पे मंद दाब प्रवणता की सूचक वो होती है। वायुदाब पर हवा के घनत्व, ठीक है, अब आप ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ लेगा आपसे कि वायुदाब पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। तो घनत्व, टेम्परेचर, जलवायु की मात्रा और गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या क्या हो गया एक बार वापस देख लो। घनत्व, टेम्परेचर तापमान, जलवायु क्लाइमेटिक कंडीशन और ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव वायुदाब पे पड़ता है। इन सभी तत्वों को परिवर्तनशील होने के कारण ऊंचाई और वायुदाब के बीच कोई सीधा आनुपातिक संबंध भी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। धरातल पर वायुदाब का सर्वप्रथम अनुभव 1650 में ओटो वान गेरिक ने किया था। क्वेश्चन मान लो जस्ट इन केस पूछ ले, कुछ ज़्यादा ही डीप फैक्ट हो गया वैसे तो ये, लेकिन पूछ सकते हैं। ठीक है, किसने किया था सबसे पहले, ओटो वान गेरिक ने। ठीक है, फिर आ जाती है दाब पेटियां, वो मैं आपको समझा देता हूं क्या होती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जिनको समझाने का टाइम नहीं होगा तो आप सीधे याद कर लेना, क्योंकि आपको याद करने में आसानी, वैसे मुश्किल आएगी नहीं अगर आप याद करते हो तो। ठीक है, दाब पेटियां ये होती हैं कि जैसे अगर आप धरती के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जाओगे तो वहाँ पे वायुदाब की स्थिति अलग अलग होती है। तो वो एक बेल्ट के रूप में बनी हुई होती है, बेल्ट का मतलब एक चौड़ी पट्टी के रूप में। ठीक है, तो इसको दाब पेटी का नाम दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले दाब पेटी आती है, जैसे मान लो अगर ये 0 डिग्री है तो 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ पे कौन सी होती है वो देख लेते हैं। कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्न वायुदाब की पेटी का विस्तार पाया जाता है, लेकिन स्थिति भी स्थायी न होकर परिवर्तनशील होती है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में ऋतुवत स्थानांतरण खिसका होता रहता है। थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, ये जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच का एरिया है, यहाँ पे वायुदाब कम होता है। क्यों कम होता है, सीधा सीधा कारण बता देता हूँ। सूर्य की रेखा भूमध्य रेखा पे सीधी पड़ती है, आपको पता है। ठीक है, सीधी बढ़ेगी तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो टेम्परेचर और वायुदाब है उसमें जो रिश्ता है वो कैसा है, विपरीत है, इन्वर्जन है। अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। क्यों होगा, ज़्यादा गर्मी पड़ी, हवा गर्म होगी, गर्म होकर वहाँ से उठेगी, और यहाँ से उठ के वो क्या करती है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में यहाँ पे आके इधर आके गिरती है वो। तो यहाँ से जब हवा उठ के जा रही है तो यहाँ पे अपने आप वायुदाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात आपको याद करने में आसानी होगी कि 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में वायुदाब निम्न होता है। ठीक है, इसको हम डोलड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलड्रम रीजन। अगर आपसे पूछ ले कि डोलड्रम क्या है, तो एक निम्न वायुदाब की स्थिति है, वायुदाब पेटी का है, जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच में होती है। दूसरी चीज़ अपने यहाँ देखा, मैंने कहा कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस पेटी में ऋतुवत स्थानांतरण किसका होता रहता है। वो कैसे, जैसे आप देखते हो सर्दियों गर्मियों में सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर चमकता है। ठीक है, सर्दियों में वो तिरछा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो वो तापमान धरती को जो सूर्य से ताप प्राप्त हो रहा है उसमें अंतर होता है, तो वो रीजन भी फिर थोड़ा इधर उधर होता रहता है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य के लंबवत चमकने के कारण यहाँ सदैव उच्च तापमान की दशा पाई जाती है,
जिसके कारण हवा गतिशील होकर ऊपर उठती है और प्रसार होता है, फलस्वरूप सदैव निम्न वायुदाब रहता है। आपने हमेशा पढ़ा है अगर आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो उसमें प्रसार होगा, अणु उसके दूर भागेंगे एक दूसरे से, ठीक है। इसी प्रकार वायुमंडल में संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। इस क्षेत्र में धरातल पर पवनों में गति कम होने के कारण शांत क्षेत्र या डोलड्रम कहा जाता है। मैंने बताया आपको डोलड्रम या शांत क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल हवाएं नहीं चलेगी निम्न वायुदाब की स्थिति में, ठीक है। यह तापजन्य पेटी है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जो ये डोलड्रम रीजन है ना, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री, ये तापजन्य पेटी है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण इसका ये क्रिएशन हो रहा है। जो इसकी ये रचना और ये जो आप ये स्थिति देख रहे हो किस कारण बढ़ रही है, तापमान के कारण, ठीक है। फिर आ जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां। आगे मैं आपको एक बार ये डायग्राम से भी समझा दूंगा अच्छे से। भूमध्य रेखा से 30-35 डिग्री अक्षांशों पर दोनों गोलार्धों में, ये एक तरफ का सिनेरियो नहीं है, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, ठीक है। कितना बताया मैंने, 30-35 डिग्री, ये 30 मान लो, ये 35 मान लो, ठीक इसी प्रकार ये 30 और ये 35, ठीक है। तो यहां पे ये वाली स्थिति पाई जाती है, कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां। इस पेटी का उच्च दाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की दैनिक गति तथा वायु के दबाव से संबंधित होता है। विषुवत रेखा तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की वायु इन अक्षांशों में नीचे उतरती है। मैं बता देता हूँ, अभी अभी अपने देखा था ना, जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण से यहाँ से हवा उठ के जाती है, वो कहाँ उतरती है, यहीं आके उतरती है। जब हवा यहाँ आके उतरेगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे वायुदाब बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, उच्च वायुदाब की पेटियाँ हैं, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे ध्रुवों पे से जो हवा उठती है वो भी यहीं आके उतरती है, ठीक है, वायुमंडल में जाएगी और वहाँ से जब इधर आके उतरेगी तो यहाँ पे उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी। यह गतिजन्य पेटी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान का रोल नहीं है, यहाँ पे वायु की गति का और पृथ्वी का जो घूर्णन है, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन का कारण है, तो इसको क्या कर दिया, गतिजन्य दाब पेटी। जबकि अभी अपन पिछली वाली जो थी वो क्या थी, तापजन्य दाब पेटी, ठीक है। उच्च वायुदाब वाली इस पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। अश्व क्यों कहते हैं उसका रीजन बता देता हूँ। पुराने समय में जब यहाँ पे नाविक अपनी नाव लेके जाते थे तो उच्च वायुदाब होने के कारण उनको, मान लो पहले वो क्या होता था, घोड़ों का बहुत आवागमन होता था इधर से उधर, तो वो नावों के थ्रू लेके जाते थे ना, तो उनको अपने घोड़े फिर समुद्र में फेंकने पड़ते थे ताकि उनकी नाव वहाँ पे समुद्र में अच्छे से स्थिर रह पाए। इसी कारण बाद में इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ गया। 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच की जगह है, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको क्या कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां। इसी को हम क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश। क्वेश्चन पूछ लेगा तो याद रखना, क्योंकि अत्यधिक वायुदाब की कारण इस क्षेत्र में जलयानों की गति मंद हो जाती थी, ठीक है, हो गया। मैंने बताया नाविक होते थे पुराने समय में। फिर आप आ जाओ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, मतलब उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। वो 30 से 35 था, ये 60 से 65 डिग्री है, ठीक है, दोनों अक्षांशों पे, ठीक है, दोनों तरफ, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। मैं बार बार आपको ये मैप बना के, डायग्राम बना के इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। कितना हो गया, 60 से 65, 60 65 60 65, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे निम्न वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पे वायुदाब जो बहुत कम होगा। इन पेटियों का निम्न वायुदाब भी तापजन्य न होकर गतिजन्य होता है। तापजन्य केवल जो अपने देखा ना भूमध्य रेखा के आसपास डोलड्रम वाला रीजन वो था, ठीक है, बाकी गतिजन्य है, क्योंकि यहाँ वर्ष भर कम तापमान पाया जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, क्योंकि ध्रुवों के पास आ गए अब अपन। इस पेटी में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हवा फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल बन जाता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, एक कोरियोलिस फोर्स होता है, ठीक है, ये टर्म ध्यान रख लेना आप, ज़्यादा डीप में मत जाना क्या होता है कोरियोलिस फोर्स। अगर आप ज्योग्राफी के हो तो आपको पता है, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं। कोरियोलिस जो दाब होता है
वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्रिएट होता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, तो उसके कारण ये एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेना सीधा कोरियोलिस प्रेशर क्या होता है, तो आप ये याद रख लेना बस कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये क्रिएट होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां, अब पोलर वाले रीजन में आ जाओ सीधा, ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों पर अत्यधिक कम तापमान होने के कारण उच्च वायुदाब की पेटियों की उपस्थिति पाई जाती है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब है अगर तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम होगा, अगर तापमान घटता है तो वायुदाब बढ़ेगा। तो ध्रुवों पे आपको पता है टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उसके कारण वायुदाब वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ उच्च वायुदाब तापजन्य ही होता है, क्योंकि अब ये तापजन्य क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा इसका रिलेशन किससे है, तापमान की कमी से, ठीक है। तो ये तापजन्य है, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी की घूर्णन गति वैसे भी कोई प्रभाव यहाँ न के बराबर होता है, ठीक है। ध्रुव पे अगर आप देखोगे तो जो पृथ्वी का रोटेशन है ना, उसका प्रभाव न के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने कौन सी दो पेटियाँ देखी, एक तो ये वाली डोलड्रम वाली और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, ये दोनों कौन सी है, तापजन्य। क्वेश्चन पूछा हुआ है काफ़ी बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बीच वाली हमने 60 से 65 वाली और 30 से 35 वाली देखी थी, वो कौन सी थी, गतिजन्य, ठीक है। फिर ये आ गया, मैं एक बार वही चीज़ वापस आपको एक बार डायग्राम से बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं समझने में, ठीक है। ये दाब पेटियाँ हैं, ये अपना विषुवत रेखीय है जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर, 30 डिग्री दक्षिण। यहाँ पे ये वाला डोलड्रम रीजन है, ठीक है। कम वायुदाब की स्थिति होती है, विषुवत रेखीय शांत पेटी डोलड्रम, 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री साउथ की ओर। ऊपर चलेंगे हम, ठीक है, 30 से 35 वाला आ गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उपोष्ण अधिक वायुदाब की पेटियाँ, 30 से 35 वाली, ठीक है। फिर वैसे ही 60 से 65 जाओगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटियाँ, ठीक है। और ऐसी ध्रुवों पे जाओगे तो अधिक वायुदाब की ध्रुवीय पेटियाँ, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूँ, ये जो 30 डिग्री है और ये जो 5 डिग्री है, ठीक है, मैंने बताया हवा से यहाँ से उठी यहाँ पे आई, ध्रुवों से हवा उठी यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे हवा हो गई तो यहाँ पे वायुदाब कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे वायुदाब मैंने बताया आपको, वायुदाब ये ज़्यादा हो गया, यहाँ पे है कम। ऊर्जा, करंट, ताप, कोई भी चीज़ आप ले लो, उच्च स्तर की से लो स्तर की ओर वो बहती है, उच्च स्तर से कम स्तर की तरफ बहती है। तो यहाँ पे वायुदाब अधिक है, यहाँ पे वायुदाब कम है, तो जो हवाएं हैं वो भूमध्य रेखा की ओर यहाँ से बहना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें, ठीक है, ट्रेड विंड्स, ठीक है। तो व्यापारिक पवनें कहाँ पे स्थित होती है, 30 डिग्री से 5 डिग्री के मध्य, ठीक है। और इनकी जो दिशा होती है, अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो ऐसे होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो नॉर्थ ईस्ट ठीक है, हाँ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी हो जाती है, ये साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी। ये हो गया। ये एक चक्रवात का है, छोटा सा मैं समझा देता हूँ, आपके सिलेबस में ये भी है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात में क्या होता है, वैसे आगे अच्छे से आएगा आपके, लेकिन एक बार डायग्राम देख लो ताकि आपको उसको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चक्रवात जो होता है उसमें तो जो उसका केंद्र होता है वहाँ पे वायुदाब बहुत कम होता है, ठीक है। चक्रवात के केंद्र में क्या होगा, वायुदाब बहुत कम होगा, और इसके चारों तरफ एक हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का एरिया क्रिएट होगा, जिसके कारण जो हवा चलेगी वो बाहर से अंदर केंद्र की ओर चलना स्टार्ट होगी और तेज गति से चलेगी, ठीक है। उससे क्या होगा, चक्रवात का निर्माण होगा, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चक्रवात का निर्माण होता है, उसमें क्या होता है, वायुदाब सेंटर में कम होता है, चारों तरफ ज़्यादा होगा, केंद्र की ओर हवा बहेगी, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। प्रतिचक्रवात में क्या होता है, केंद्र में वायुदाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, सराउंडिंग चारों ओर वायुदाब कम होगा, तो हवा केंद्र से बाहर की ओर बहना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो जो चक्रवात की स्थिति बनती है वो बनती है जो गर्म महासागरीय सतह होती है, वहाँ पे कम से कम 27 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए एटलीस्ट, ताकि वो वाली परिस्थिति क्रिएट हो सके।
तो ताकि सेंटर में, क्योंकि तापमान ज़्यादा रहेगा तो ही तो वायु दाब कम होगा, ठीक है। तो प्रति चक्रवात लगभग ठंडे इलाकों में आते हैं और चक्रवात अपने जो ये 30 से 35 वाला ये वाला इलाका है इनमें आते हैं, ठीक है। आगे हम अपने अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ कहाँ चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है ये भी देखेंगे। फिर आ जाओ आप पवनों पे, स्थानीय पवन, ठीक है। सामान्य तौर पर छोटे से क्षेत्र में सीमित तथा स्थानांतरित स्थानीय दशाओं में उद्भूत हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। जैसे लोकल विंड्स जो होती है ना, कि एक पर्टिकुलर एरिया में ही बहती है, ये इनका ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा दूर तक बह के नहीं जाती है, इसीलिए इनको स्थानीय पवन कहते हैं, ठीक है। दैनिक स्तर पर तापमान और वायु दाब में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न पवनों को दैनिक स्थानीय पवन भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, दिन और रात होते हैं, दिन में सूरज होता है, गर्मी होती है, तो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, निम्न वायु दाब की स्थिति बनेगी। फिर जहाँ पे उच्च वायु दाब है वहाँ से पवनें बह के निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में आएगी, तो इन्हीं को हम लोकल विंड्स कहते हैं, ठीक है। दिन में समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर चलने वाली हवाओं को समुद्री समीर और रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को स्थलीय समीर कहते हैं। ये आप एक बार टर्म ध्यान दे लो, ठीक है। समुद्री समीर, समीर क्यों कहते हैं इसको, ये हवा ठंडी होती है, ठीक है। और रात को पृथ्वी से समुद्र की ओर चलने वाली हवाओं को स्थलीय समीर कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई समुद्र है, ठीक है, ये धरातल आ गया यहाँ पे मान लो बिल्डिंग्स है। होता क्या है, दिन में सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे भी पड़ रही है, तो दिन में पानी गर्म जल्दी हो जाता है, ठीक है, सॉरी पार्डन, पानी जो गर्म होता है वो देर से होता है, ठीक है। तो होगा क्या, मैंने बताया जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे निम्न वायु दाब की स्थिति बनेगी, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे उच्च, फिर से थोड़ा उल्टा हो गया, तापमान ज़्यादा तो वायु दाब कम, तापमान कम तो वायु दाब ज़्यादा। अब ठीक है, ठीक है। तो अगर समुद्री जो अपने तटीय इलाके होते हैं उसमें क्या होता है, दिन को समुद्र से पृथ्वी की ओर हवा चलती है, ठीक है। कहाँ से, यहाँ समुद्री सतह से धरातल की ओर हवा चलेगी। क्यों, यहाँ पे जो होगा वायु दाब अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि पानी जो समुद्री सतह है उसको गर्म होने में टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे वायु दाब कम होगा, तो इसको तो कह देंगे समुद्री समीर। रात में यही प्रोसेस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्यों, जो हीट ट्रैप होती है बिल्डिंग्स में, ठीक है, आपको पता है जैसे सूरज की जो गर्मी होगी ना वो बिल्डिंग्स में ट्रैप हो जाती है, वो रात को वापस जब यहाँ से निकलती है तो यहाँ से पवनें फिर इस तरफ बहती है, बिल्कुल ये उल्टा प्रोसेस हो जाता है। तो ये तो हो जाएगी स्थलीय समीर और ये हो जाएगी समुद्री समीर। समुद्री समीर वाला जो ये फिनोमिना होता है, प्रोसेस होती है, ये दिन में होती है, ये वाली रात में होती है, ठीक है, क्लियर है। दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान के कारण हवाएं गर्म होकर पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर की ओर उड़ती है। इन्हें घाटी समीर या एनाबेटिक विंड्स, एनाबेटिक पवने कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इजी और जल्दी, ठीक है। ये कोई एक पर्वत है, ठीक है, ये सन है, यहाँ पे तो छाया होगी, ठीक है, सनरेज ऐसे आ रही है, इधर छाया होगी, ठीक है, ये छाया वाला क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज की किरणें आ रही है तो क्या होगा, जो यहाँ पे हवा है वो ऐसे गर्म होके उठेगी यहाँ से, ठीक है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, एनाबेटिक विंड्स, ठीक है। और इन्हीं विंड्स की वजह से अगर बरसात होती है तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, पर्वतीय वर्षा उसी को कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों पर ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा ताप ह्रास अधिक होता है, टेम्परेचर लॉस होता है, जिस कारण हवाएं ठंडी होकर ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती है। इन्हें पर्वतीय समीर कहते हैं, ठीक है। घाटी समीर तो क्या होगा, जब घाटी से ऊपर की ओर हवा उठेगी, ठीक है। पर्वतीय समीर जब यही रात को क्या होगा, यहाँ पे एयर है, उच्च वायु दाब है, अब ये ठंडी होगी तो ये वापस से नीचे की ओर बहना स्टार्ट करेगी। ये इस तरफ भी आ सकती है और ये इसी तरफ भी वापस उतर सकती है, तो इसको हम क्या कह देंगे, पर्वतीय समीर, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मुझे लगता है। फिर ये कुछ गर्म स्थानीय पवने हैं, क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछते हैं, आरएस में भी काफ़ी पूछा जाता है, रीट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं,
तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस जगह पे वहाँ की जो स्थानीय पवने हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप हमारे राजस्थान की बात करो तो आपको पता है लू चलती है, ये भी एक स्थानीय पवन है। ठीक है, तो चिनूक, चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली एक लोकल विंड है। ठीक है, कैलिफोर्निया नाम की वहाँ जगह है, वहाँ पे चिनूक बहती है। उसी प्रकार यूरोप की हम बात करें तो फोन। ठीक है, सेंटा एना या फिर सांता एना दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पे है ये? ठीक है, हरमट्टन जो है वो सहारा रेगिस्तान। हरमट्टन कहाँ बहती है? सहारा रेगिस्तान। याद कर लेना इनको, लिख लो एक पेज पे, ताकि आप बार बार रिवीजन करोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। इसी प्रकार सिरोक्को, ये भी सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में जो भूमध्य सागर है उसकी ओर चलकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। सिरोक्को कहाँ प्रवेश करती है? इटली और स्पेन में। क्या कहते हैं उसको? सिरोक्को। ये गर्म हवाएं हैं सारी। ठीक है, ये जितनी भी अपन यहाँ देख रहे हैं ये सारी गर्म हवाएं हैं। ठीक है, फिर आ गया खमसिन, मिस्र, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। गिबली, लीबिया। ठीक है, ये याद रख लेने से ली और ली, गिबली से लीबिया। लेस्ट हो गया मडीरा और मोरक्को। मोरक्को अफ्रीकन देश है, उसी के पास मडीरा है, वहाँ पे लेस्ट नाम से जाना जाता है गर्म हवाओं को। लेवेचे हो गया स्पेन। ठीक है, लू उत्तर भारत में, अभी अभी मैंने आपको बताया। फिर ब्लैक रोलर है वो ग्रेट प्लेन्स, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसमें ग्रेट प्लेन्स है। ठीक है, नॉर्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, न्यूजीलैंड, याद रखना ये चीज़ आप। ठीक है, यामो जापान, ये तो आपको याद हो जाएगा, जैसे सूमो पहलवान जापान के होते हैं तो यामो। ठीक है, ट्रमोंटेन मध्य यूरोप, जो यूरोप है यूरोपियन कंट्रीज है, तो मध्य यूरोप में जो पाई जाती है हवा, गर्म हवा, उसको ट्रेमोंटोन कहते हैं। ऐसे ही जोंडा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछ लेगा। ठीक है, जोंडा वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में एक देश है। हबूब सूडान, ब्रिक फील्डर विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ब्रिक फील्डर। ठीक है, शामल मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी। ठीक है, वहाँ कौन सी है? शामल। शामल हो गई मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी। एक बार चाहो तो वीडियो पॉज करो, अच्छे से पढ़ लो इनको और पेज पे लिख सकते हो। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, पॉज करके आराम से इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर उसी प्रकार गर्म स्थानीय पवनों की तरह ही ठंडी स्थानीय पवनें होती है, वो भी मैं सीधा बता देता हूँ। मिस्ट्राल जो होती है स्पेन और फ्रांस में पाई जाती है। ठीक है, ठंडी स्थानीय पवन है। वैसे ही बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे, विशेष रूप से उत्तरी इटली। एड्रियाटिक सागर कहाँ है? एड्रियाटिक सी इटली के पास है, यूरोप में, तो वहाँ पे जो हवा बहती है ठंडी उसको कहते हैं बोरा। पुर्गा रशियन टुंड्रा, ठीक है, रूसी टुंड्रा, वहाँ पे बहती है ठंडी हवा, उसको कहते हैं पुर्गा। 22 फ्रांस। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन में पूर्व से पश्चिम इस तरफ। ठीक है, ईस्ट वेस्ट। पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका का पैम्पास क्षेत्र, पैम्पास से याद रह जाएगा पेम्पेरो, पेम्पेरो से याद रख लेना दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि पैम्पास घास के क्षेत्र होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। बुरान साइबेरिया और ब्लिजार्ड उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में जो बहती है उसको क्या कहते हैं? ब्लिजार्ड। ठीक है, ये भी मैं एक बार वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। फिर आ गया चक्रवात, मैंने समझाया था अभी आपको, जल्दी जल्दी एक बार वापस से रिवीजन भी जाएगा और समझ लो। निम्न वायुदाब के तंत्र होते हैं जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात में पवनों का प्रवाह चक्रीय रूप में होता है, नाम से ही पता चल रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में, अब दिशा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के अनुरूप दिशा में होती है। आपने घड़ी देखी है? घड़ी देखी है भाई, सबने देखी है। कैसी होती है इसकी दिशा? ऐसे होती है, यहाँ पे 12, ये 6। ठीक है, ये घड़ी की सुई की दिशा है। ठीक है, तो अब ये ध्यान रख लेना दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, ये पृथ्वी है मान लो, ठीक है, ये साउथ हो गया दक्षिणी गोलार्ध, तो इसमें तो क्या होता है, इसकी दिशा घड़ी की सुई की दिशा में। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जो चक्रवात की में पवनों की जो बहने की दिशा होती है वो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की जो सुई की दिशा होती है उसमें, और एंटी नाम से याद रखना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। तो एंटी तो नॉर्थ में
और क्लॉकवाइज साउथ में, ठीक है। चक्रवात में जो पवनों का प्रवाह की दिशा होती है वो ये होती है। क्वेश्चन पूछ लेंगे, ध्यान रखना। चक्रवातों की उत्पत्ति शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में होती है, अतः इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। शीतोष्ण चक्रवात तापमान और आर्द्रता में भिन्नता रखने वाली वायु राशियों के मिलने से विकसित होते हैं, ठीक है। ये जैसे आप डीप में जाओगे, डीप में समझाना पड़ेगा आपको, तो आप बस ये चीज़ याद कर लो अभी कि शीतोष्ण चक्रवात तापमान और आर्द्रता में जो भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में, तो उस कारण वहाँ पे वायु राशि होती है, अलग अलग फ्रंटल जोन बनते हैं एयर के, ठीक है। तो उसके मिलने से विकसित होते हैं, इन्हें तरंग चक्रवात भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा तो वो पूछ लेगा कि तरंग चक्रवात क्या होता है। तो तरंग चक्रवात होता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात में तापमान और आर्द्रता में जब भिन्नता के कारण वायु राशियों का मिलन होता है तो उसे तरंग चक्रवात कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का विकास इन क्षेत्रों में वायु के स्थानीय आधार पर गर्म होने से निम्न वायुदाब क्षेत्रों की उत्पत्ति का परिणाम होता है। क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो फिर से वही बात आ रही है, रिपीट में अभी 50 बार बता चुका हूँ आपको कि तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होगा तो केंद्र में वायुदाब होगा कम। किसमें? चक्रवात में। हवा कहाँ बहेगी? इधर चारों तरफ क्या होगा? वायुदाब अधिक अधिक है, यहाँ कम है, तो हवा बाहर से अंदर केंद्र की तरफ बहेगी, ठीक है, चक्रवात में, ठीक है। अब केंद्र की तरफ बह रही है तो क्या होगा? चक्राकार स्थिति में फिर ये ऊपर एक भंवर सा बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये हो गया चक्रवात। वीडियो पॉज करके वापस पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास के लिए उष्णकटिबंधीय समुद्र और महासागर सबसे अनुकूल क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जो इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है ना, वो नमी होती है, ठीक है। नमी से ही चक्रवात को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, उसके कारण संघनन होता है और उसके कारण जो उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, इससे एनर्जी मिलती है। इसीलिए स्थलखंड, कहने का मतलब जमीन पे आने के बाद इन चक्रवातों की गति धीमी होती है और धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत प्रबल होने के कारण जान और माल की हानि भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। कौन से चक्रवात जान और माल की हानि सबसे ज़्यादा करते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ऐसा मुख्यतया तटवर्ती क्षेत्रों में होता है। इन्हें हिंद महासागर में चक्रवात, देखो वही बात आ गई, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछ लेते हैं तो एक बार ये अच्छे से याद कर लेना। हिंद सागर महासागर में तो क्या कहते हैं इसको? चक्रवात। वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है उसमें कहते हैं इसको हरिकेन, ठीक है। कैरेबियन है ना जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया, और यूएसए, उसमें कहते हैं इसको हरिकेन। चीन सागर में इसको कह दिया जाता है टाइफून, चक्रवात के ही नाम है ये। और उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में इसको कह दिया जाता है विली विली, ठीक है। याद रख लेना ये सारी चीज़ें। इन्हें विक्षोभ या अवदाब भी कहा जाता है, ठीक है। चक्रवात का ही दूसरा नाम क्या है? विक्षोभ या अवदाब। वायुदाब के अभिसरण और पवनों के चक्रीय प्रवाह के परिमाण स्वरूप चक्रवात के केंद्रीय भाग से वायु ऊपर उठती है और भारी वर्षा करती है। मैंने आपको फिर 3 बार बता दिया अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है। पवनों का वेग बहुत अधिक होता है। चक्रवात में एक बेलनाकार आकार में ऊपर उठती हुई वायु शीतल होकर क्षैतिज दिशा में फैलती है, ठीक है, ऐसे क्षैतिज, ठीक है। तथा इसमें से कुछ वायु चक्रवात के केंद्रीय भाग से नीचे उतरती है। वायु के इस भाग में उतरने से इस भाग में शांत परिस्थिति रहती है। जो केंद्र होता है वहाँ पे वायुदाब निम्न होता है, तो वहाँ पे जो चक्रवात का जो केंद्र होगा वहाँ पे शांत स्थिति बनेगी। चक्रवात के इस केंद्रीय भाग को चक्रवात की आई कहते हैं, आँख कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो ये चक्रवात है कोई, यहाँ पे क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वायुदाब कम है। वायुदाब कम है तो ये क्षेत्र शांत है, क्योंकि हवा इसके चारों तरफ ही घूमेगी, ठीक है। और इसको कहते हैं आई ऑफ साइक्लोन, चक्रवात की आँख या चक्षु। यह साफ मौसम का क्षेत्र होता है तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक प्रमुख विशेषता है। मतलब यहाँ पे तो क्या होगा, शांत मौसम होगा और चारों तरफ भारी बारिश हो रही होगी। चक्रवातों से संबंधित एक और विक्षोभ टोर्नेडो है, ठीक है। टोर्नेडो एक छोटे आकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। ये विक्षोभ अति प्रचंड होते हैं। इनका खतरा मुख्यतया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मिसिसिपी की घाटी में होता है तथा इन्हें यहाँ पे ट्विस्टर कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया ना आपको, हिंद महासागर में तो इसको कहते हैं चक्रवात, मतलब इंडिया हो गया, ठीक है, भारत के आसपास का क्षेत्र हो गया।
वेस्ट इंडीज और जो कैरेबियन कंट्रीज़ है और उसमें यूएसए में हरिकेन भी कहते हैं, चीन में कहते हैं टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और यूएसए में ही मिसिसिपी जो घाटी है, ठीक है, वहाँ पे इसको कह दिया जाता है टोर्नेडो या ट्विस्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात, तो ये भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, चक्रवात के बिल्कुल विपरीत होता है प्रति चक्रवात। उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ अपोजिट हो जाएगी अब यहाँ। ठीक है, उच्च वायुदाब के केंद्रों से वायु के प्रवाह की स्थिति बाहर की होती है, जैसे ये केंद्र है ना, तो अब वायु ऐसे बहेगी। ठीक है, यहाँ पे उच्च वायुदाब है, यहाँ पे कम है, तो अंदर से बाहर की ओर, ये प्रति चक्रवात की स्थिति है। वायु का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप होता है, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है। चक्रवात में था इसका ठीक उल्टा। ठीक है, अगर ये 0 डिग्री, ये नॉर्थ वाला एरिया, ये साउथ वाला, तो इसमें अब क्या हो रहा है, नॉर्थ में तो घड़ी की सुई की दिशा में, साउथ में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। किसकी स्थिति है ये, प्रति चक्रवात में हवा के बहने की दिशा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ध्यान से देख लो इसको और समझ लो इस चीज़ को। ध्रुवीय क्षेत्रों की उच्च वायुदाब पेटियां और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र इसकी उत्पत्ति के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, जो महासागरीय तापमान में वृद्धि होती थी, जिसके कारण निम्न वायुदाब की स्थिति बनती थी। चक्रवातों की अपेक्षा प्रति चक्रवातों का मौसम संबंधी परिस्थिति पर बहुत कम बुरा प्रभाव पड़ता है। इनमें ज़्यादा जान माल की हानि नहीं होती, और वायु के नीचे उतरने के क्षेत्र में ये होते हैं। नीचे उतरती हुई वायु धरातल पर उच्च वायुदाब बनाए रखती है तथा बाहर की ओर फैलती है, मैंने अभी आपको बताया। फिर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में चक्रवातों में कपासी और कपासी वर्षा मेघ होगी। ये एक जो बादल होते हैं ना, उनका टाइप है कपासी मेघ, जो वर्षा बादल होते हैं उन्हीं का एक टाइप है। आपने देखा होगा रुई के फोए जैसे होते हैं, ठीक है, उनको कपासी बादल कहते हैं। तो उनकी उत्पत्ति होने से यह धारणा गलत सिद्ध होती है। ठीक है, प्रति चक्रवात के केंद्र की ओर वायुदाब प्रवणता कमजोर होती है, मैंने आपको समझाया था अभी वायुदाब प्रवणता, और पवने हल्की और परिवर्तनशील होती है। यह आपका प्रति चक्रवात हो गया। ठीक है, फिर आपके सिलेबस में एक और टॉपिक है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये समझ लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं चंद्र ग्रहण। क्या होता है चंद्र ग्रहण, कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ये सूरज है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है, और चांद कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहली जो चंद्र ग्रहण में याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक सिद्ध में होंगे, पहली चीज तो तीनों, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा। लेकिन स्थिति कहाँ पे होगी, सूर्य तो यहाँ रहेगा, पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में होगी। ठीक है, ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी जो होती है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में होती है। इसी कारण जब सूरज की रोशनी इधर से आएगी और पृथ्वी की जो छाया बनती है, फिर उस छाया के कारण चांद बिल्कुल ढक जाएगा। तो उस छाया के कारण चांद बिल्कुल ढक जाए तो फिर चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी, और ये स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन बनती है। ठीक है, जैसे इस वाले हिस्से में रात है, चांद का ये वाला हिस्सा इनको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा है, दिख रहा है इनको अच्छे से, तो यहाँ पे जब चांद आएगा तो ये चंद्रग्रहण की स्थिति उत्पन्न होगी। कब होती है चंद्रग्रहण की स्थिति, पूर्णिमा के दिन। कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचना कि चांद तो अमावस्या को नहीं दिखता है, तो जब दिखेगा ही नहीं तो चंद्रग्रहण कैसे होगा। ठीक है, फिर बात करें हम सूर्य ग्रहण की। सूरज यहाँ है, ठीक है, ये चांद अब धरती और सूर्य के बीच में है। कहाँ पे है चंद्रमा, धरती और सूर्य के बीच में। अब सूर्य की किरणें ये जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो ये जो इसके कारण चांद की जो छाया है वो धरती पे पड़ेगी। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, कभी कभी आपने देखा होगा जो सूर्य ग्रहण होता है, जैसे मान लो ये सन है, तो एक वलयाकार सूर्य ग्रहण भी होता है कि बीच में आपको ऐसे अंधेरा दिखेगा और यहाँ चारों तरफ आपको रोशनी दिखेगी। ठीक है, तो ये छाया जो होती है ये किसकी होती है, चांद की। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में चांद कहाँ होता है, धरती और सूर्य के बीच में होता है चांद। ठीक है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। कैसे, समझा देता हूँ। देखो, जिधर सूर्य की रोशनी आएगी वो वाला हिस्सा चांद का विजिबल होगा, तो ये वाला हिस्सा तो दिखेगा नहीं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं। ये वापस से वही फिनोमेना है, अच्छा डायग्राम है, एक बार इसको देख के समझ लो।
बड़ा डायग्राम है, सूर्य है, पृथ्वी है, ये चांद है, ठीक है। तो ये चंद्रग्रहण की स्थिति है। कब बनती है ये स्थिति? पूर्णिमा के दिन बनती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? अमावस्या के टाइम बनती है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच में होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? स्लाइड को पॉज करके आप एक बार आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर कर दिया मैंने, पॉज करके समझ सकते हो। फिर आपका अगला टॉपिक आ जाता है ज्वालामुखी, ठीक है, वोल्केनोज, ठीक है। निर्माण कैसे होता है समझा देता हूँ। जैसे ये धरती की ये सतह है, आपको पता है अंदर जैसे जैसे जाओगे तापमान बढ़ता है, ठीक है। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। नीचे और नीचे जाओगे तो तापमान इतना अधिक होता है कि सारी जो इसकी जो अंदर पृथ्वी के सतह के भीतर चीज़ें हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है, द्रव के रूप में होती है और बहती रहती है, ठीक है, द्रव रूप में होती है। तो ये जब यहाँ से ऊपर उठती है, जहाँ जहाँ पे मान लो सतह कमज़ोर है, तो यहाँ पे पानी भी होता है धरती की सतह के अंदर। पानी की से क्या होगा, यहाँ पे जलवाष्प बनेगी। क्या बनेगी? जलवाष्प, ठीक है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, वापस अच्छे से बना देता हूँ। ये सतह है, सतह के नीचे जाओगे टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ से जो लिक्विड फॉर्म में जो, ठीक है, मैग्मा है, ये ऊपर आया। जहाँ पे सतह कमज़ोर है मान लो, तो पानी जो मान लो यहाँ स्थित होगा, पानी इस गर्मी की वजह से पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो जलवाष्प होगी। वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगी, जैसे आपने देखा होगा कुकर की सीटी बजती है, वाष्प के कारण बजती है। कई बार आप रोटी जब सेकते हो गैस पे, फूल के वो फट जाती है। तो उसी प्रकार यहाँ से फिर ये जो धरती के अंदर सतह की जो अंदर की चीज़ें वो बहुत अधिक गति से बाहर आएंगी, ठीक है, और सतह पर जमा होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी बन गया, ज्वालामुखी का निर्माण हो गया, ठीक है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते रहते हैं, जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। जब ये बाहर निकलेंगे तो ये जमा ठंडा होकर जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार भी बन जाती है, जिसे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक रुक कर लावे के रूप में बाहर निकलता रहता है। इसे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे की कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में जो दक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार इसी प्रकार हुआ था, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने प्रकार के होते हैं भाई ज्वालामुखी? 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय सबसे पहला, एक्टिव वोल्केनो जिसको कहते हैं। सक्रिय होता है जो अभी एक्टिव है, नाम से पता चल रहा है सक्रिय है, मतलब उसमें से अभी भी लावा बाहर आ रहा है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, मुख्य रूप से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली का है एटना, क्वेश्चन पूछ लेगा एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली। और स्ट्रोम्बोली ये भी कहाँ पे है? इटली में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिसे सदैव उद्गर होने के आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। तो ये जो है ना, ये हमेशा यहाँ से लावा निकलता रहता है। ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर में एक द्वीप पे है। तो इससे क्या होता है, ये लाइट हाउस की तरह भी काम करता है। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र में जब नाव रास्ता भटक जाए तो एक बड़ा टावर देखा होगा आपने जिसपे एक बड़ी लाइट होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जब ये चमकता रहता है तो उसके कारण इसको लाइट हाउस भी कहते हैं, ठीक है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। समझा दिया मैंने आपको। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कोटोपैक्सी है, ठीक है। वोल्केनो कोटोपैक्सी है, यहाँ पे एक माउंटेन भी है। तो दक्षिण अमेरिका कोटोपैक्सी क्या है? संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एटना और स्ट्रोम्बोली इटली में है। एक्टिव वोल्केनोज है, सक्रिय ज्वालामुखी है। उसी प्रकार होता है सुषुप्त या सुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो। इसका पता नहीं होता भाई कब फट जाए, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है, कंफर्म नहीं होता कि इसमें कभी भी लावा बाहर आ सकता है, तो उसको सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं या सुषुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। जापान का फ्यूज, ठीक है, फ्यूज वोल्केनो का है जापान में। इटली का विसुवियस, 2 पढ़े थे अभी अपने इटली में, एटना और स्ट्रोम्बोली। उसी प्रकार विसुवियस कहाँ पे? इटली में है, जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी होता है एक्सटिंक्ट, ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट अवस्था में जा चुका होता है। मृत ज्वालामुखी इसको कहते हैं। कभी कभी उद्गार हुआ था लेकिन अब नहीं होता, ठीक है, इसकी संभावना खत्म हो चुकी होती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो इसका जो जैसे मुंह होता है ना ज्वालामुखी का, ये वेंट होता है,
ये झील सी बन जाती है, बरसात का पानी जमा होकर कैसे भी, ठीक है। तो इसको कॉल्डेरा लेक भी बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे जो महाराष्ट्र में एक लोनार लेक भी है, वो काल्डेरा लेक है, लेकिन वो ज्वालामुखी के कारण नहीं है, वो किसी बड़े एस्टेरॉयड के टकराने के कारण धरती की सतह में हुए गड्ढे के कारण बनी हुई है, ठीक है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। इससे मुख्य क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बनती है। म्यांमार का पोपा, ठीक है, पोपा ज्वालामुखी कहाँ का? म्यांमार का, जो कि एक अक्रिय या शांत ज्वालामुखी है और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन राज्य की क्रेटर झील इसका प्रमुख उदाहरण है। ध्यान रखना आप ये बात। आगे बढ़ते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, याद कर लेना। मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है या सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एटना एवं विसुवियस, इटली। फ्यूजियामा, जापान। पोपा, म्यांमार। बैरन, जो कि अंडमान एंड निकोबार में एक एक्टिव वोल्केनो है भारत का, वो इंडिया में है। मेयोन, फिलीपींस। क्रेकाटाओ, इंडोनेशिया। स्लाइड पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ज्वालामुखी के क्षेत्र, ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियां मेखलाएं हैं। जैसे ये क्या है, ये 3 नाम आप याद रख लेना है, क्वेश्चन पूछ लेगा ये क्या है। एक तो है परिप्रशांत महासागर की पेटी, सरकम पैसिफिक ओशनिक बेल्ट। मध्य महाद्वीपीय पेटी, ठीक है, मिड कॉन्टिनेंटल पेटी और मध्य अटलांटिक पेटी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो जगह है ना, परिप्रशांत तो मतलब है कि प्रशांत महासागर के चारों ओर, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल, ये भी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में तो मध्य अटलांटिक है, ये महाद्वीपों के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनको फिर ज्वालामुखी या भूकंप की पेटियां कह दिया जाता है। भूकंप की बात करें तो होता क्या है, जहाँ जहाँ ज्वालामुखी होता है वहाँ पे आपको भूकंप की भी संभावना वो अधिक रहेगी। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ होता है भूकंप, पृथ्वी का कंपन, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आप सबको पता है, प्राकृतिक घटना है। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा तेज गति से निकलती है, तरंगे उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलती है और पृथ्वी को कंपित करती है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, नाम से साफ है। पृथ्वी की सतह पर ये गति भी करती हैं, ठीक है, और इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लेगा। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। देखो ये समझा देता हूँ मैं आपको फिर से। ये पृथ्वी की सतह है, मान लो यहाँ से भूकंप का निर्माण होता है, ठीक है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज तो क्या बताया इसने, ये सभी दिशाओं में गति करती है, ठीक है। ये सतह पे पहुंची तो ये तो हो गया हाइपोसेंटर, हाइपो, ठीक है। हाइपोसेंटर कहाँ पे होता है, सतह के अंदर। और जहाँ पे ये जो सतह है जहाँ पे तरंग सबसे पहले पहुंची उसको कहते हैं एपिसेंटर। हाइपो तो अंदर होता है, एपिसेंटर सतह पर होता है। एपिसेंटर को हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि अधिकेंद्र क्या है, तो जहां पे भूकंप की तरंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचती है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है, ठीक है। भूकंप के प्रकार होते हैं फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप और मानव प्रेरित भूकंप। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मानव प्रेरित भूकंप तो ऐसे होता है जैसे आप बहुत ज़्यादा जो बांध वगैरह का निर्माण करते हैं हम, तो बांध में जब जल भराव क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण प्रेशर क्रिएट होता है धरती पे, उसके कारण भूकंप आता है, तो वो मानव प्रेरित भूकंप होता है। ज्वालामुखी, नाम से पता चल रहा है ज्वालामुखी के कारण भूकंप आएगा। विवर्तनिक और फॉल्ट जोन जो होता है पृथ्वी की सतह पे जो प्लेट्स होती हैं उनके कारण होता है, वो ज्वालामुखी की सॉरी ज्योग्राफी की बहुत अंदर का टॉपिक है, तो इतना डीप में अपन को जाने की जरूरत है नहीं। फिर बात आ जाती है इंडिया की। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये भारत का मैप है, ध्यान से देख लो, आप सबको पता ही है। यहाँ पे जगह का नाम है एक गुहार मोती और इधर है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। ये तो है गुजरात, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, पता है ना आपको। पश्चिमी बिंदु जो भारत का है राज्य वो है गुजरात। अगर पूर्व में जाओगे तो यहाँ पे सबसे पूर्व में है अरुणाचल प्रदेश। यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये तो, ठीक है। तो भारत का मैप अच्छे से देखा करो, उससे क्या होगा, आपको ज्योग्राफी पढ़ने में आसानी रहेगी। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो भारत का मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो 68 डिग्री 7 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ये तो इसका हो गया देशांतर का विस्तार। अक्षांशीय विस्तार देखोगे तो 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री
4 मिनट। ठीक है, नीचे जाओगे तो 0 डिग्री पे क्या आ जाएगी, भूमध्य रेखा। ठीक है, भारत के बीच से जो गुजरती है वो गुजरती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ आपको पता चल ही रहा है, गुजरात से गुजर रही है, यहाँ मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, इधर जाओगे तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, इधर नागालैंड है। ठीक है, बाकी आप एक बार नज़र मार लेना। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ जो समुद्र है, इसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ये वाला जो एरिया, इसको हम अरब सागर कहते हैं। नीचे हिंद महासागर मौजूद है, आपको पता है। ये भारत की ज्योग्राफिकल अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति है, इसको ध्यान से देख लो। कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से जो ये सीमा बनती है इसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। क्या कहते हैं इसको, रेड क्लिफ लाइन। काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा। ठीक है, इधर आ जाओगे, चाइना है। ठीक है, तो जो ज़मीनी सीमा की लंबाई है भारत की, जो बाकी देशों से लगती है, वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, उसी प्रकार जो भारत का समुद्र तट है उसकी लंबाई है, मुख्य भूमि की तट रेखा तो 6200 किलोमीटर है। मतलब जो हमारा मेन मैप है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये कितना है, 6200 किलोमीटर अगर आपसे पूछ लेता हूँ। बाकी टोटल जो समुद्र तट की लंबाई है, जिसमें अपने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो तट रेखा है वो भी शामिल हो जाती है, तो कितना हो जाता है, 7517 किलोमीटर। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, मैं बता देता हूँ। सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है। जो सबसे लंबी तट रेखा है भारत में, कौन से राज्य की है, गुजरात राज्य की है। ठीक है, वापस से देख लेते हैं। फिर पूर्व से पश्चिम अगर आप भारत का विस्तार देखोगे ना, तो कितना है, 2933 किलोमीटर। ये जो दूरी है ना, ये वाली, यहाँ से गुहार मोती से कहाँ, कीबीतू। आपसे पूछ ले भारत का सबसे पूर्वतम बिंदु कौन सा है, गांव कौन सा है या शहर कौन सा, कीबीतू है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम की बात करें तो गुजरात है। ठीक है, कितनी है ये डिस्टेंस, 2933 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार जो सबसे हमारा उत्तर में बिंदु है उसको कहते हैं इंद्राकोल। ठीक है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट पे। वहाँ से लेके ठेठ नीचे दक्षिण तक 8 डिग्री 4 मिनट तक जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो ना कि जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है भारत का, वो पूर्व से पश्चिम के विस्तार की तुलना में ज़्यादा है। ये तो क्या है कि यहाँ पे मैप थोड़ा ब्रॉड हो गया है, इसलिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम ज़्यादा है, बल्कि वास्तविक में उत्तर से दक्षिण भारत का विस्तार ज़्यादा है, जो कि 3214 किलोमीटर है। मैप क्लियर कर देता हूँ, स्लाइड पॉज करके एक बार ध्यान से देख लो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये वाली रेड क्लिफ लाइन है, फिर से बता देता हूँ, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाती है। ठीक है, फिर ये भारत का एक बार आपको ज्योग्राफिकल मैप है, इसमें बाकायदा जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। एकदम ऊपर ऊपर से, डीप में आप देख लेना खुद से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा यहीं से बनेगा, मैं बता देता हूँ आपको। हो सकता है थोड़ा आसपास चला जाए, तो बाकी चीज़ आप आइडिया लगा लेना, बुक से पढ़ना। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये भारत की पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ये पूरा हिमालय है। ठीक है, जो डार्क कलर में दिख रहा है आपको हिमालय है। यहाँ पे डार्क कलर में आपको जो दिख रहा है दक्कन प्लेट्यू है। नीचे आपको ये वाला जो एरिया है ये अपने कोस्टल एरिया है। यहाँ पे इधर बात करें तो हम पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, पता है आपको ये बात, ये पूर्वांचल है। ठीक है, ये अच्छे से समझा दूंगा आपको एक बार। मैन देख लेते हैं। सबसे ऊपर अगर हम आप यहाँ जाओगे तो हिमालय की पर्वत श्रेणी में काराकोरम आती है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस बता देता हूँ, याद रखना, KLZPD। ठीक है, D सॉरी, याद रख लेना, KLZPD। काराकोरम सबसे ऊपर हिमालय में पर्वत श्रेणी है। उसके बाद आ जाएगी लद्दाख, यहाँ पे लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख सेकंड, नॉर्थ से साउथ अगर आपको क्रम पूछ ले तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर जास्कर आ जाती है, Z से जास्कर, P से आ जाती है पीर पंजाल। ठीक है, और D से धौलाधर। ठीक है, शिवालिक भी धौलाधर के आसपास ही है। ठीक है, तो सीक्वेंस बता देता हूँ वापस से, नॉर्थ से साउथ नोट कर लो अभी के अभी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। ठीक है, यहीं से मैक्सिमम जो हमारी हिमालय नदियाँ हैं, जो 12 मासी नदियाँ होती है, पूरे 12 महीने बहती है, यहीं से निकल के आती है भारत में। ठीक है, इधर आप जाओगे तो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। ठीक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पे अब अफवाह तंत्र में आगे देख लेंगे एक बार और अच्छे से। ठीक है, ये बाकी जो आपको ये नसें सी दिख रही है, वेन सी, ये नदियाँ हैं। ठीक है, दक्कन का प्लेट्यू आ गया, यहीं पे आपको सतपुड़ा श्रेणी है, एक पहाड़ की श्रृंखला है। ठीक है,
यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी आपको केरला में देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये पूर्वी घाट हो गए, ये पश्चिमी घाट हो गए, ठीक है। स्लाइड क्लियर कर देता हूँ, एक बार पॉज करके अच्छे से देख लो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डीप में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में सारे बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे। और जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे पहले नोट डाउन कर लो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं, फटाफट नोट डाउन कर लेना। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, सॉरी बुर्जिला, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला और बनिहाल। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। नोट डाउन कर लो इनको। दर्रे होते हैं आपको पता है, पहाड़ जो होते हैं उनके बीच में एक जगह होती है जहाँ से आप आवागमन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दो पहाड़ों के बीच में नदियों या किसी भी भौगोलिक स्थिति के कारण एक निम्न क्षेत्र बन जाता है, ठीक है, जिसको दर्रा कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के हो गए। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो रोहतांग दर्रा काफ़ी फेमस है, आप सबको पता है। बारालाचाला और शिव किला कहाँ पे है, हिमाचल में। तीन है हिमाचल में, नोट डाउन कर लो अच्छे से। बारालाचाला, शिव किला और रोहतांग, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आई रिपीट। बात करें उत्तराखंड की, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। यहाँ पे भी तीन कौन कौन से हैं, माना, नीति और लिपुलेख। नीति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अपनी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, देखो नीति दर्रा क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी चल भी रही है, ठीक है, याद रखना। तो नीति दर्रा पूछ भी सकता है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो यहीं से होके जाती है, ठीक है, ठीक है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है, लिख लो फटाफट, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है बोमडिला, यांगयाप और डिफू दर्रा। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिला, ये यांगयाप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, आपको पता है यहाँ से निकल के आती है ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर, यहीं से भारत में एंटर करती है। कहाँ से एंटर करती है भारत में, ब्रह्मपुत्र रिवर यांगयाप दर्रे से, ठीक है, हो गया, ठीक है। फिर मणिपुर में एक दर्रा आ जाता है, वो आ जाता है तुजू दर्रा, ठीक है, नोट कर लो। महाराष्ट्र में दो हैं, थालघाट और भोरघाट। इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। थालघाट नॉर्थ में है, ऊपर है थालघाट, ठीक है। फिर नीचे जाओगे केरला में पालघाट और शेनकोट्टा दर्रा, नोट कर लो। वापस से रिपीट कर देता हूँ, केरला में पालघाट, शेनकट्टा, महाराष्ट्र में थालघाट, भोरघाट, मणिपुर में तुजू, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप, दीफू और बोमडिल्ला, नाथुला और जेलेपला सिक्किम, माना, नीति, लिपुलेख उत्तराखंड, बारालाचाला, शिव किला और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, काराकोरम, बुर्जिला, पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब आता है भारत में अफवाह तंत्र, जो अपन एक बार अगली क्लास में देख लेंगे, ठीक है। पिछली जो अभी क्लास हुई है जस्ट, उसमें आप एक बार रिवीजन भी कर लेना। मैं तो कहता हूँ इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और उसके आसपास की चीज़ें आप खुद से देखना, ठीक है, आई रिपीट, क्योंकि क्वेश्चन और कहीं से नहीं बनेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।